बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। सबसे पहले तो पूरी कौम के साथ साथ हम भी अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मजम्मत करते हैं जो कि गवादर में हमला किया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन पाक फ़ौज ने भरपूर तौर पर कार्रवाई की है। हमारे डिपार्टमेंट्स ने, हमारी फोर्सेज जो कि एक्टिव थी और उन्होंने भरपूर जवाब दिया है और 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। और इस पर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला सब ने भरपूर मजम्मत भी की है और कहा है कि हम वक्त तैयार हैं और तैयार होने के साथ साथ हम किसी भी सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सरजमीन अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है दो टोक अल्फाज में, वज़ीर दाखिला की जानिब से भी और वज़ीर आज़म की जानिब से भी। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर यह है कि स्टाफ लेवल के मुआहदे होने के बाद हमें IMF से अब जो किस्त मिलेगी इस पर कुछ आसानियां तो पैदा होंगी, हमारी इकॉनमी को थोड़ा रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि माफियाज हैं जो कि कौम का पैसा खा रहे हैं, तो इन माफियाज को कंट्रोल करना अब इस हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आगे चलकर हम बात करेंगे इमरान खान के बयानात के हवाले से। उन्होंने दोबारा से कमीशन बनाने का कहा है, दरख्वास्त भी बाज़ाब्ता तौर पर दायर कर दी गई है और इंतखाबात पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। डोनाल्ड लू की जो रिपोर्ट है, जो कि ऑब्जर्वर थे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, उस पर वो जाकर क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिका में, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह कि हमारे CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने रिश्वत के लिहाज से एक बड़ा ही अनोखा हल बताया है। उस पर बात करेंगे कि आखिर जो रिश्वत है, रिश्वत लेने वाले और देने वालों को दोनों के लिए सजाएं क्या है, उन्होंने तजवीज़ की है। गज़ा की सूरत हाल पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन बुखारी साहब प्रोग्राम पहले हम जो ये BLA की जानिब से गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है, इस पर पूरी कौम तो मजम्मत करी है और दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं। लेकिन ये दहशत गर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने में? देखिए, गुजारिश ये है कि दहशत गर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था। KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। इससे पहले यही तंजीमें जो हैं और इसके साथ दूसरी जो अलाइड इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं, उन्होंने मच के अंदर भी, अगर आपको याद हो, मच जेल के ऊपर जो अटैक हुआ था, मच के इलाके पे एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया था कि हमने कब्जा कर लिया है। यस। लेकिन फिर हमारी वही सिक्योरिटी फोर्सेस, अल्लाह ताला खुश रखे इनको, और हमारी जो बाकी लॉ एनफोर्सर्स हैं, पुलिस है उसमें, रेंजर है, FC है, सारे इन सब ने फिर उसका क्लीनिंग ऑपरेशन कर दिया था। असल बात यह है कि जो ये बात यहाँ तक गवादर तक पहुँचने की मैंने वजह जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि अगर आप सज़ा याफ्ता कैदियों को जेलों से रिहा कराएंगे प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत, अगर आप अफ़गानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ सेटल करेंगे, अगर आप उनके यहाँ दफातर खोलने की बात करेंगे, अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फ़ख्र करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। राइट। और यही कुछ हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि गवादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द ज़े, बहुत मुश्किल से इस्तिलाह है, लेकिन ये कि वो वाक़या है किस किस के पेट में हो रहा है वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं मतलब है चाहे पर्दा नशीनों के नाम हमारे अंदर मुल्क से भी जो भी इसके खिलाफ हैं, वो इस मंसूबे को तबाह करने के ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। उसकी दो वजूहात बता दूं मैं आपको साथ साथ। एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये जो हमारे डिफेंडर्स हैं, वो डिटरमिन्ड है कि इस मंसूबे को हमने ज़ाया नहीं होने देना, कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये कि चाइना जो इसके अंदर पार्टनर है इक्वल, उसने भी ये अहद किया हुआ है कि मैं इसको इसके मंतकी इंजाम तक पहुँचा के छोड़ूंगा। लिहाजा एक सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी थी, पाक चाइना सिक्योरिटी अथॉरिटी, एक इसी तरह की मैरीन अथॉरिटी भी बनी है जो समुंदर के अंदर हिफाजत करेगी आने जाने वाले जहाज़ों की। तो उसके अंदर ना बराबर के इंडिविजुअल हैं। 12,500 पाकिस्तान ने दिए हैं, 12,500 चाइना के, 25,000 की एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है जिसने हिफाजत करी। वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर मुझे किसी ने कहा कि एक दिन में 250-250 से 300 तक फॉरेन फ्लाइट्स लैंड करेंगी ना। बिल्कुल ठीक जी। तो उसकी हिफाजत के लिए तैयारी है मुकम्मल। और ये आज का जो हमला है, इसको जिस तरीके से पसपा किया गया है, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जनाब असी वेले नहीं बैठे या हम लापरवाह नहीं है। हमें मालूम है कि आपने हमें पढ़ना है, लिहाजा हम आपको क्विक रिस्पांस दे के साबित करेंगे कि साढ़े वाल ना आने की कोशिश करना। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले कहा, जो गन्स उठा के ले आए हैं वो तो आइस नियत से है कि खुद तो मरेंगे, लेकिन हम बाकी सबको उनको कंट्रोल करना, काबू करना बात है ना। ऐसे ही लोगों की बीचकनी करने के लिए
पहले भी एक 3-4 दफ़ा एफर्ट हो चुकी है, आपको याद होगा ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, आपको याद होगा ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उसके बाद स्वात का आप रिकॉल करें आप, तो उसके बाद काफ़ी हद तक हमें निजात मिल गई थी इन फितनों से, इन दहशतगर्दों से। मेरे ख्याल से ज़रूरत है एक दफ़ा फिर इसी नौइयत का एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन करने की, जिसकी तरफ हमारे लाडले जो हैं मोहसिन नकवी साहब एज ए वज़ीर दाखिला, उन्होंने आज इशारा भी फरमा दिया है। वो नेक्टा अथॉरिटी के दफ्तर गए थे। नेक्टा एक ऐसी अथॉरिटी है, अगर आपको याद हो, ये बनाई गई थी कि सूबों के साथ मिलके, सूबाई सतह के ऊपर सूबाई हुकूमतों के साथ, सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ और मुसल्लह अफवाज के साथ मिलके दहशत गर्दी को रेजिस्ट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए फोर्सेस बनाई जाएं। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की हुकूमतों ने, जो हमारे महात्मा खान साहब की जब हुकूमत थी और हुकूमतें थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए वो अब मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उसको हम रीएक्टिवेट करेंगे, री इक्विप करेंगे, रीट्रेन करेंगे और उसको फ्रंट फुट के ऊपर ला के लड़ाएंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। नेशनल एक्शन प्लान की जो कमेटी है उसका भी इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। एब्सोल्युटली। देखें, मोहसिन साहब के बारे में एक बात इस्टेब्लिश है कि वो जब किसी बात का ऐलान कर दें या कोई तहिया कर ले अगर वो, तो फिर उनको रोकना भी मुश्किल है और उनकी कामयाबी को अंडरमाइन करना भी बहुत मुश्किल है। ये हो गया जनाब एक बात। आगे हम अगर आईएमएफ की तरफ चल पड़े, दहशतगर्द एक दो जुमला अगर आप मुझे फिर मजीद कह लेने दें। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन दहशतगर्दों की पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकारी है, जो इनके स्लीपर सेल्स हैं, उसकी तरफ ही खात्मे के लिए ये बनाई गई थी नेक्टा, अगर आपको याद हो। जी। और शुरू में ऑपरेशन हुए भी थे बहुत ज़्यादा, याद है आपको? ये हम तवक्को करेंगे कि ये जो रीएक्टिवेट करने का, इसको री इक्विप करने का जो प्लान है इंटीरियर मिनिस्टर साहब का, वो इसको अमली जामा पहनाए और जल्द एक ऐसी एडिशनल फोर्स तैयार होगी जो किसी किस्म की सूरत हाल का भी मुकाबला कर सकती है। आज जनाब आपके आईएमएफ के साथ कल हमने बताया भी था, कल मेरा आपसे सवाल भी यही था जब हमने आईएमएफ को जिक्र किया था कि अल्ले तल्ले कैसे ख़त्म करें वो, उनकी तो अपनी शाखर्चियाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारे वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे हैं कि मुझे पता है बिजली चोरी होती है, स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहे हैं कि 400-500 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है। वज़ीर आज़म ये खुद कह रहे हैं, उनको काबू करने की बजाय हमें बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि जो इल्स हैं, यानी द रॉन्ग्स जो है, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि जनाब ये खराबियाँ हैं। उन खराबियों की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है उससे आगाज़ कर लेते हैं। आईएमएफ वो ये है कि आईएमएफ ने आज अपने इलामिये में ये कहा है कि हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, जिसको रोकने के लिए आपको पता है किस किस ने खत लिखे, किस किस ने पाकिस्तान दुश्मनी के मुजाहरे किए, किस किस ने वाशिंगटन में उनके दफ्तरों के सामने बैठ के क्या घटियापन का मुजाहरा किया, क्या अपने लिए लानत कमाई, इसके बावजूद भी वो मुआहिदा हो गया है और $1.1 बिलियन आपको अगले महीने मिल जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जी। वो जो हम एक और ख्वाहिश कर रहे थे कि जी वो मिड टर्म एक हम और प्रोग्राम हमें चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है, जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, इसके हिसाब से हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी वी आर रेडी टू होल्ड नेगोशिएशन विद पाकिस्तान गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द केयरटेकर्स एंड द करंट गवर्नमेंट। ये भी होगी ना, यही है ना, आगे शर्तें तो यही है कि गैस और बिजली महंगी करनी है। मैं उसी तरफ आ रहा था, उन्होंने फिर प्रियम्प्ट कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि 2400 अरब रुपया जो है ये अदालतों में और ट्रिब्यूनल्स में केसेस पेंडिंग है बड़े बड़े सरमायादारों, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के खिलाफ। इनके महसूलात कई सालों से पड़े हैं और फैसले नहीं हो रहे हैं। हमें उस वक्त बहुत जुर्रत और खुशी हुई थी जब काजी फायजी साहब ने कहा था कि इन केसों को भी हम प्रायोरिटी बेस के ऊपर जल्द से जल्द इनके फैसले करके और ख़त्म करेंगे। अगर ये हो जाए तो देखें कितना बड़ा सम आपको मिल जाएगा। एक हो गया, 400 और 500 रुपए की बिजली चोरी हो रही है तो आपको उन्होंने बता दिया है। और बिजली चोरी जिन 2 सूबों में होती है उसका नाम देना बहुत ज़रूरी है। कराची और सिंध में आपको पता है जो हाल है, कुंडा कल्चर जो है, आ रहा हूँ मैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा हिसाब दे के बताता हूँ। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी की रिकवरी है 92%। 92%, ठीक है। अच्छा। सिंध में ये रिकवरी है 60%। ओके। और जो केपीके है वहाँ है 42%। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कहाँ से बिजली चोरी हो रही है और कौन कौन कर रहा है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? पंजाब वाले सबकी बातें भी हम सुने, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी हम दें। करेक्ट। ये इसके ऊपर हमने एक दिन पूरा प्रोग्राम करना है।
कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी हम दें। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम सूबाई सतह के ऊपर बात कर रहे हैं, कुर्बानियों में गालियां भी सबसे ज्यादा हम खाएं। हम इरसा में अपना पानी भी सिंध को दे दें और फिर वो अपॉइंटमेंट जो है वो वापस हमारे मुंह पे दे मारे। इसी तरह से KPK साडा हक एथे रख, वो ठीक है बिजली वहां से आती, तरबेला से भी आती है, लेकिन भाई साहब और भी तो आपको बहुत कुछ छोटे छोटे डैम बनाए थे। नहीं आप छोड़े जी, छोड़े वो उनकी ना बात किया करें, वो उन्होंने क्या बनाना था, क्या उन्होंने बनाया है। वो सुनामी ट्री, वो कहते हैं ना जहाज लेके मैं एक दिन चला, मुझे नीचे को घर ही नहीं नजर आ रहा था, सब ट्री ट्री, जिधर देखो ट्री ट्री, हाँ दरिया भी नहीं नजर आ रहा था मुझे कोई। तो सुनामी तभी तो कहते हैं ना आप उसको। तो उनकी बातें ना करें। 360 डैम बनाने थे उन्होंने, वो भी याद होगा आपको। 50 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो भी याद होगा आपको। 50,000 घर देने थे, 50 लाख, वो भी आपको याद होगा। तो उनकी ना बात किया करें, हमें अपने आप को हम खुद शर्मिंदा करते हैं। लेकिन अभी जो मिड टर्म एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो उसकी कीमत आप और हम ही देंगे ना फिर। देखिए गुजारिश ये है, अगर तो हमने वाकईतन इस इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपने अंदर के लूप होल अगर हम खत्म कर लें तो हमारा पौना काम हो जाता है। तवज्जो से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। हमें सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए कुछ थोड़ा सा सरमाया चाहिए होगा जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं टू पे बैक। जिस तरह मैंने कहा मुकदमात हैं 2400 अरब रुपया, चोरी है 400 से लेके 500 अरब रुपए की हर साल की। जो अल्ले तलल्ले हैं, जो अयाशियाँ हैं, तनख्वाहें बढ़ा ली, पार्लियामेंट वालों ने भी, अदलिया ने भी कहा हम क्यों पीछे रहे हैं उसके। ये सारी चीज़ें, और गाड़ी जो है वो हमने बड़ी से बड़ी लेनी है, पेट्रोल हमने जो है वो फ्री के यूनिट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने अल्ले तलल्ले, यानी जिसको कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, एक तो होता है ना जी प्रोडक्टिव है कि वो इनएविटेबल है, वो आपने करना ही करना है। जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, इसको अगर आप कम कर लें तो बहुत बड़ा सरमाया जो है वो बचाया जा सकता है। अच्छा, ये आपकी बात ठीक है और इस पे तमाम गवर्नमेंट आके यही कहती है। आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे भी, कभी ना भी कोई वो नहीं ले रही मराहत और वो सारी चीज़ें नहीं ले रही। लेकिन जब वज़ीर आज़म सिटिंग खुद कह रहे हैं कि हमें पता है टैक्स चोरी हो रही है, माफियाज़ हैं यहाँ पर जो कि कौम का पैसा खा रहे हैं, तो ये माफियाज़ को नकेल आपने मैंने डालनी है। देखिए ये माफियाज मुझ में और आप में है नहीं, ये माफियाज उन्हीं में है। ये उन्हीं की क्लास है जो रूलिंग एलीट रही है, जो बिजनेस एलीट है, जो इंडस्ट्रियल एलीट है। आप IMF ने क्या कहा है आपसे? आपने कहा है कि उनको हाथ डालें। उनको आप हाथ डालेंगे, हमें कुछ चाहिए ही नहीं बाहर से। आप अंदाजा करें हमारी हालत क्या है। हम दुनिया के 5वें ग्रेट इंडस्ट्रियल अपने एग्रीकल्चर आउटपुट के मुल्क हैं, ठीक है। तो गंदम मंगाते रहे हम बाहर से, चीनी मंगाते रहे हम बाहर से, और अपनी बाहर भेजते रहे। डूब मरने का मकाम है या नहीं है? है ना? तो ये फैसले किसके थे? ठीक है। एनीवे, हैविंग सेड दिस, अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लें, अगर हम अपने अल्ले तल्ले मुका लें, नहीं है ज़रूरत हमें किसी की मदद की भी। ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि नहीं, अपने शहबाज शरीफ साहब में ये कैपेसिटी है या नहीं। पहले वो अकेले थे, अब उन्हें भाई की जो मुशावरत है हर वक्त के लिए हासिल है। पहले हमेशा से मुखासमत रहती थी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट उनकी साइड पर है। अगर अब भी ना हुआ तो फिर ये कभी नहीं होगा। अल्लाह करे अब हो भी जाए ना। अगर अब सब एक पेज पर नज़र आ रहे हैं तो ये फिर जो पेज है वो वाइट ही रहे, ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुंह पर काला करके फिर इन्हें खुद ही बाद में जूतियाँ खानी पड़ेंगी। एक तरफ तो खासा मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इंतखाबात के हवाले से, दूसरी जानिब डोनाल्ड लू जो कि एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, जो ऑब्जर्व करके गए हैं पूरे इलेक्शंस को। बुखारी साहब, उन्होंने जो कांग्रेस कमेटी को जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने जितनी भी रिजर्वेशंस, जो कुछ उन्होंने देखा वो सब कुछ उन्होंने दे दिया। आपको क्या लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या इसी की बाज़गश सुनाई दे रही है? देखिए पहली बात तो यह है कि कोई भी सेन आदमी पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन को, इसको तो छोड़ देना 2024 और 2018, ये 2 इलेक्शन तो बदतरीन है ना, लेकिन किसी भी इलेक्शन को कोई शख्स नहीं कह सकता कि वो एरर फ्री थे। उनमें कतई कोई धांधली नहीं हुई। सिर्फ एक 1970 के इलेक्शन के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट होली ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि उधर मशरकी पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई किसी दूसरी पार्टी को वोट देने का सोच ही नहीं सकता था, इसलिए कि लोग वहाँ उबले हुए थे, आपको सब पता है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, तो एक तो ये बात तय हो गई है कि इलेक्शंस में छोटी मोटी गड़बड़ें होती हैं, धांधलियाँ होती हैं। इन 2 इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हुई हैं। 2018 का इलेक्शन जो है वो वायलेंस के एतबार से शायद इतना वायलेंट नहीं था, लेकिन मैनिपुलेशन के हवाले से उसका भी कोई जवाब नहीं है। नोबडी कैन टर्न अराउंड टेल मी कि वो बड़ा अच्छा इंतखाब था, क्योंकि उसमें हमारे इक़्तिदार मिल गया था, इसलिए वहाँ तो सब ठीक था। वो जो डस्के में हुआ था
अमले समेत सारे लेके वोटों के बक्से भाग RTS गए, नहीं था। वो किसको मालूम नहीं है, किसको याद नहीं है। RTS खैर रह एनीवे गया, उसको yes। छोड़ दीजिए। हाँ। अब आ जाए 2024 का इलेक्शन। हमने चूंकि आप भी उस ट्रांसमिशन जुर्म में इकट्ठी शामिल की। है मेरे कि हमने बैठ के 24 घंटे की ट्रांसमिशन की इलेक्शन के ऊपर। डे 1 से ठीक है, 1 फरवरी हम से। उस वक्त भी मोतरस थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये गड़बड़ हो रही है। हम आज भी ये कहते हैं कि बेपनाह गड़बड़ हुई है इसमें, ये कत्तन एरर फ्री इलेक्शन नहीं है। फेयर इनफ। ठीक है, और कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो पहले नहीं हुए। मिसाल के तौर पे कागजात जमा ना कराने देना, जलसों की इजाजतें ना देना, लोगों को उठा के ले जाना, ये सारे वाक़यात, दहशतगर्दी के वाक़यात की तो मैं जानबूझ के जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरी हुए थे। मुखालिफ पार्टियों के ऊपर आपको पता है कैसे कैसे हमले हुए। GUFA पे वो ठीक हुआ है, था, बिल्कुल। तो ये गड़बड़ें तो हुई हैं। अच्छा, डोनाल्ड लू ने इसका जिक्र भी किया है, फिर मोबाइल फोन बंद रहना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ना, अगर 2018 की बात करें हम तो RTS सिस्टम बैठ गया था। यस। ठीक है जी, और अब की बात करें हम तो इन्होंने मोबाइल बंद कर दिए थे, इंटरनेट बंद कर दिया था जी। तो ये गड़बड़ें तो बिल्कुल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहना कि ये इलेक्शन बाकी तमाम इलेक्शनों से ज़्यादा रिग्ड और ज़्यादा बदतर था, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। हाँ। हमने कहा कि इसमें सारी गड़बड़ें जितनी भी मैंने अभी पॉइंट आउट की हैं सारी हुई हैं। हाँ, ठीक है, और इसने इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बस सब जीरो नहीं किया, बट अदरवाइज जीरो हो गई। देखें ना, जब आप ओवरऑल इतनी बातें करते हैं तो फिर इलेक्शन तो क्रेडिबिलिटी कब रह जाती है जब क्वेश्चनेबल होते हैं ना। क्या कहते हैं शेर अब्दुल मरवत भाई क्या कहते हैं कि इलेक्शन तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए कि ये डोनाल्ड लू साहब ने सिर्फ यही बात तो नहीं की। हाँ, बाकी बातों का तज़किरा ना करना भी तो बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल ठीक है। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई वुड इमेजिन कि डोनाल्ड लू साहब ने इमरान खान साहब से अपना बदला ले लिया है। अच्छा, कैसे ले लिया उन्होंने वो बदला? कैसे? मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के ऊपर बात करने का तो एक बहाना था। अच्छा, डोनाल्ड लू का। जी, ओके। सारी बातें उन्होंने की, हमने लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, हमने Elections पे ये अपने नाज़रीन को बता दिया। उन्होंने ये रिपोर्ट कांग्रेस में दे दी है। ठीक है, ठीक। ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। यस। लेकिन उन्होंने कहा कि साइफर वाली बकवास जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद और पीटीआई के बानी का झूठ था। ओके। ठीक है, ये भी इतने ही statement लफ्ज़ हैं जो मैं कह रहा हूँ जी आपसे। जी, यही स्टेटमेंट है। वो कहता है मैं नहीं कह रहा ये बात पाकिस्तान के अमेरिका के में सफीर असद मजीद ने भी खुद बयान रिकॉर्ड करवाया अपना जी कि इसमें कोई साजिश नहीं थी। ठीक हो गया जी। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये होगा क्या, जो माशाल्लाह मीडिया पाला है, सोशल मीडिया खास तौर से अच्छा। खान साहब ने, उसमें ये वाला पोर्शन जो है ये आपको नजर नहीं आएगा कहीं कि डोनाल्ड लू ने ये हमने कहा। अपनी ईमानदारी से जो उसने इलेक्शन पर कहा वो भी बयान कर दिया है, और दूसरी बात भी बता दी हमने, यानी सिक्के के दोनों तरफ दिखा दिए हैं। हाँ। लेकिन वो सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रुथ दिखाता है, जहां खान साहब की नोट आ जाए वो दिखा देंगे, बाकी लेकिन कुछ इससे पहले तक डोनाल्ड लू ने ऐसा क्यों कोई बयान नहीं दिया था? अब देखिए, आकर इलेक्शंस पर ये बयान देना। ये मैं अर्ज करूं, जो जिस खित्ते के ऊपर एहलकार मुकर्रर होता है ना अमेरिकन इंतजामिया का, हाँ जी। वो कांग्रेस को ब्रीफ करता है। इट्स ए रूटीन। यस। ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन रिग हो गया है। हाँ। दिस इज ए रूटीन कि कांग्रेस की हेयरिंग होती है हर खित्ते के, यानी जैसा हमारे यहाँ फॉरेन ऑफिस के अंदर हर रीजन का एक यानी डायरेक्टर और एक उसका डेस्क होता है, इसी तरह वहाँ है। डोनाल्ड लू चूँकि साउथ एशिया के जो हैं वो एहलकार हैं अमेरिकन इंतजामिया के, तो उन्होंने अपडेट करना होता है कांग्रेस को कि क्या क्या हुआ है। ठीक हो गया जी। तो एक तो बात यह है कि बात जो है वो इलेक्शन पर तशवीश अपनी जगह, लेकिन खान साहब के जो कारनामे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारी तफसीली रोशनी डाल दी गई है। तो जो इलेक्शन में हुआ है, हम अब तो दुआ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना कि जी काश ना होता। अब तो लेकिन हो गया ना। अब बाई इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन है, खुदा के वास्ते उन कबाहतों से, उन बदअमालियों से गुरेज करें। ये हमारा मशवरा है इलेक्शन कमीशन को भी, और वो जो इलेक्शन कराएंगे उनको भी। अब वो कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन बनाई जाए जो कि इंक्वायरी करे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है या नहीं हुई है, और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। देखिए, मैंने अर्ज किया आपसे कि खान साहब की फरमाइश पर 2013 में भी एक कमीशन, जुडिशियल कमीशन बना था, जब उन्होंने वो 4 हलकों वाली मंत्रा जो है वो दोहराई थी जी। उसकी जो ऑब्जर्वेशन है मुझे अच्छी तरह से याद है। उसमें कहा गया था कि जी जो इन 4 हलकों की हद तक तो
नॉर्मल नौयत की इरेगुलरिटीज हुई हैं, लेकिन कोई ग्रास रूट लेवल या ओवरऑल धांधली नहीं हुई, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स आए हुए थे, बहुत सारे थे ना, एक तो नहीं था, 5,000 से ज्यादा थे। ठीक है। उन लोगों ने भी इलेक्शन के बारे में 2018 के जो कुछ कहा, किसी पीटीआई वाले के मुंह से आप वो नहीं सुनेंगी कि उस वक्त क्या क्या कहा गया था। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शन के प्रोसेस को अगर ये लोग माफ कर दें तो ये इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन ही एक वो क्रेडिबल रास्ता है कि जो अवाम के सही नुमाइंदे हैं वो मुंतखब होके ईवानों में जाएं और जाके अवाम की बहबूद का कोई लेकिन काम ये कर भी सकें। देखें ना, कितनी अनसर्टनिटी है कि ये नुमाइंदे होके इतना पैसा लगने के बाद, अरबों खरबों के बाद इलेक्शंस हुए हैं। चले इलेक्शंस पर क्वेश्चन मार्क वो अलग, लेकिन ये कह देना कि ये हुकूमत 1 साल 1.5 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, क्या फिर अरबों खरबों के बाद हम इलेक्शंस करवाएंगे? अभी खान साहब का स्टेटमेंट है ना, 6 माह मैं जेल में रहूंगा, उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मतलब व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? देखिए, अगर तो बददुआओं से काम चलाना है फिर तो ठीक है, आप रोज सुबह उठ के मुंह हाथ धो के और हाथ उठा लिया करे, अल्लाह करे इस हुकूमत का बेड़ा गर्क हो, अल्लाह करे ये हो, अल्लाह करे ये हो। तो इससे तो ना हुकूमतें गिरती हैं ना हुकूमतें चलती हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के वो होता है। खान साहब ने ये इंदिया दे दिया है कि 5 महीने में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो बाजवा, जनाब बाजवा की तरह से 5 महीने के बाद जब ये हुकूमत अभी कायम होगी तो इसको एक्सटेंशन देंगे। अच्छा, कि हुकूमत को एक्सटेंशन पहले 6 महीने की जिस तरह बाजवा साहब को दी थी, अगर फिर भी ना गिरी तो फिर 3 साल की, और इस बीच में अल्लाह के फजल से उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा और नया इलेक्शन आ जाएगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं आज 2 मुकदमात से बरी भी हो कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान एज ए मुल्क, पाकिस्तान एज ए मुआशरा अंडरमाइन हो। अब आ जाइए उन मुकदमों की तरफ, अगर हमने वो बात ना की तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। देखिए, 2 और मुकदमात जो हैं, कल भी 2 खत्म हुए, आज भी 2 वो फारग हो गए। क्या हमने 1 से ज़्यादा प्रोग्रामों में ये नहीं कहा कि जो मुकदमात इंतकामी जज्बे के तहत बनाए जाते हैं, जिन मुकदमात में एविडेंस नहीं होती, जिन मुकदमात में गवाह नहीं होते, उन्हें अदालतों को उड़ाना पड़ता है। और यही हुआ जो आज हम कह रहे हैं कि जनाब लाडले बन के आ गए और मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। उन मुकदमात में भी कोई जान नहीं थी, कुछ साबित नहीं हुआ। और याद रखिए, जो खान साहब के हुकूमत के 4 साल थे, उस बीच में भी नहीं साबित हुआ कुछ भी नहीं। ठीक है। यही हमने कहा, जिम्मेदारी से कहा कि जो 180 मुकदमे अच्छा, वैसे ये हमारा टॉपिक तो नहीं था, लेकिन हम चूंकि प्रोग्राम मीटिंग में देख रहे थे, नईम बुखारी और चीफ जस्टिस का मुकालमा बड़ा मजेदार था। वो नईम बुखारी साहब जो है ना, उनके पास मुस्कुराहट बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है। उन्होंने ठीक कहा कि मैं कब्रिस्तान भी जाऊं तो शायद मुर्दे को हंसा दूंगा, लेकिन अक्सर उनकी मुस्कुराहट में सरकास्टिज्म होता है। हाँ, सार्कास्टिक होते हैं वो। वो बहुत सरकास्टिक होती है, और इसलिए उसके बारे में मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ने सही पॉइंट आउट किया था। इससे पहले कि आप इसको ख़त्म करें जनाब, ये जो मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, इससे एक चीज़ जो है वो एक शिद्दत के साथ एहसास मुझे पैदा हो रहा है कि वो अदालतें जो सहूलत कारी करती थी, जो बदबूदार रवायत को जिन्होंने जन्म दिया और जारी रखा, वो अब ख़त्म होती जा रही है। केसेस अगर मेरिट्स पर ट्रीट होंगे, वो चाहे खान साहब के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी खिलाफ हो, तो अदलिया का वकार भी बुलंद होगा और पाकिस्तान का वकार भी बुलंद होगा। ठीक है जी। चलते चलते इससे पहले कि आप मुझे कहें कि जनाब मैंने अगले सेगमेंट के लिए टाइम बचाना चाह रही हूँ। जी, वो बस लास्ट जुमले की इजाज़त दीजिए। हमाद अजहर साहब जो काफ़ी अरसे से गायब हैं जी, छुपे हुए कह लीजिए, रुपोश कह लीजिए, जितना मर्जी हसीन लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए, जो सदर भी हैं पंजाब के, और अगर हम टिकट्स की तरफ देखें तो सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ये फैसला किया कि मैं एक कारकुन के तौर पे काम करूंगा। अच्छा। पार्टी में ही रहना है तो आप लीडर बन के होते हुए कारकुन बन के काम करें तो मजा ना आ जाए, दो आफशा हो जाए नशा सारा। अरे यही अभी जो सारे पीटीआई में आए हुए हैं, पहले ये कब थे? ये शेर अफजल मरवत और ये सब आई तब है जब ये सब ग्रुप होश हो गए। इनको कहते हैं पैराट्रूपर्स। यस, पैराट्रूपर्स। हमारे जो सीएम केपी के हैं, रिश्वत के हवाले से आज वो क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए। सारे मेरी टीम में, मैं पूरे सूबे को आखदा सबको याद आपिया तो बात ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे, मैं तो रिश्वत मंगता भी है, सिर पड़े हैं, सिर मरे हैं, बहुत मेरे वाले सिर पाड़ देता है, बहुत आ मेरे को सारे में खिलाना सिर पाड़ी करना नाल हकली माज वाली अमीन आखाई पड़े दिखना सामने वीडियो पर। मेरा ना चाहो रिश्वत हो, रिश्वत मांगे, मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो। गैरत करो, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है, ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैक पड़ने दो, नाल सिर पाड़ खुदा बाल आली क्यों पड़े को तेरे भी झन्नों को बचाया मोई पर बख्ता आलू की पाव में मेरा जान चंगाई की थी है कोई सारे को। एक मुल्क का चीफ मिनिस्टर, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर बता रही हूँ। रियली? यस।
उन्होंने कहा सर फाड़ दें रिश्वत लेने वालों को। ऐसा होता है चीफ मिनिस्टर। एनीवे बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए जी, वाह जी वाह गंडापुर साहब, आपने कमाल कर दिया है। वाह, आपने रिश्वत देने वाले का सर फाड़ने के लिए ईंट के इस्तेमाल की जो तरकीब बताई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक गलती कर गए। अच्छा, आपको साथ ही ये भी बताना चाहिए था कि जो शराब पिए, जिसके पास से शराब की बोतलें निकलने बाद में शहद की बोतलें मिल जाएं, उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, वो भी साथ साथ तजवीज़ फरमा देते तो काफ़ी लोगों का काम हो जाता। एक बात। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ये ईंट के इस्तेमाल तक ही रहने दीजिएगा खुदा के लिए, क्योंकि आपके लोगों के पास और तजर्बात बहुत हैं। जैसे कि रेंजर की गाड़ियाँ हों तो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके, और पुलिस के दस्ते हों उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके, और तो और मियाँ वाली के एयर बेस के अंदर पेट्रोल बम लेके जो है वो घुस जाएं। आपके लोगों को बहुत तजर्बा है इसका। खुदा के लिए ये ना इस्तेमाल करवाइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस मुल्क के ऊपर ये एहसान करें। सड़कों पे इंसाफ लोग आपस में करेंगे, अदालतें बंद कर दें। नहीं, ये कुछ सिविलाइज सोसाइटी थोड़ी है। अच्छा, ये तो हम किस दौर में जी रहे हैं, ये तो गंडापुर साहब से किसी को सवाल करके पूछना चाहिए। दूसरी बात ये कि वो देखें किस हद तक इनकरेज कर रहे हैं कि आप जाएं ईंट से सर फाड़ के आए। हाँ। आके मुझे बताएं, मुझे रिपोर्ट भी करें। मैं आपको गारलैंड करूंगा, यानी हार डालूंगा आपको। आप हमारे हीरोज हैं, क्योंकि यही काम तो उनको आता है, और तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है उनको। तो गंडापुर साहब ने ना अपने साथ कोई बेहतर काम किया है, ना अपने सूबे के साथ कोई बेहतर काम किया है, ना वहाँ की आवाम को कोई सही मशवरा दिया है। अगर तो ये सूबे और मुल्क इन्होंने इस तरह चलाना है जिसका मॉडल हम इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो गॉड ब्लेस पीटीआई, गॉड ब्लेस खान साहब, गॉड ब्लेस केपीके एंड इट्स चीफ मिनिस्टर। अच्छा, क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था? जी, रियासत मदीना में यही तो है। देखिए, रियासत मदीना उसकी कौन बात कर रहा है, नौज़बिल्ला हमारी मजाल ही नहीं है उसको इक्वेट करने की किसी से। लेकिन जो रियासत ये बनाना चाहते थे वो यही है, वो नक्शा है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में ईंट लेके सर फाड़ने का ना रिवाज है, ना गुंजाइश है, ना होना चाहिए। ठीक है, ये जो मशवरे दे रहे हैं इन्होंने इसकी कीमत भी खुद चुकानी है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ये कल्चर प्रमोट हुआ सर फाड़, तो कोई ना कोई शख्स ईंट लेके गंडापुर साहब का सर फाड़ने भी आएगा वन डे। रिमार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बुखारी साहब। टाइम बड़ा शॉर्ट है, हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, लेकिन अगर इस तरह ईंटों से इंसाफ होने लगे, सड़कों पर दंगे फसाद ज्यादा होंगे, तो फिर अदालतों का क्या काम और मोअज़्ज़िज़ जजेस का क्या काम? फिर तो खुद ही इंसाफ कर लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।